हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है सुबह होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है वेलिंगटन और नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है बेसिन रिजर्व वेलिंगटन में वोवन मैच की तरह यहाँ पे भी वो ये मैच होने जा रहा है। इस ग्राउंड पे ऑलरेडी सीजन में एक मैच हो चुका है। दोनों टीमों की बात अगर करें तो वेलिंगटन ने आखिरी मैच में कैंटरबरी को हराया था, बहुत ही बुरी तरीके से हराया था अपनी बैटिंग से डोमिनेट करके, जहाँ पर फिन एलन ने एक तरफा मैच को जितवा दिया था। और वो फिन एलन अभी अवेलेबल नहीं है, एडम मिलने तो पहले ही नहीं थे और फिन एलन भी नहीं खेलने वाले हैं। दूसरी तरफ से नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट लास्ट मैच में हारी थी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट में, एक हाई स्कोरिंग इनकाउंटर में। बहुत क्लोज मैच था लेकिन हाई स्कोरिंग इनकाउंटर में उनको हारना पड़ा। और जो चीज़ उनकी तरफ से खली थी उस मैच में, जो हमें देखने को मिला था कि वो थी उनकी गेंदबाजी काफ़ी वीक रही थी। ठीक है, और अभी उस वीकर गेंदबाजी में से मिशेल सैडनर को भी आप हटा दीजिए तो वो गेंदबाजी जो खराब थी ही वो और ख़राब दिख रही है इस मैच में आने से पहले। ठीक है, तो ये हालत चल रही है। बैटिंग तो चलो सही है, अगर मैं बैटिंग की बात करूँ तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। इवन जो कार्टर नहीं खेल रहे हैं इंजरी के चलते या कुछ कोविड का कुछ इशू होगा उनका, उसके बावजूद भी उनकी बैटिंग काफ़ी सही नज़र आ रही है। और फिन एलन के जाने के बाद अभी जो है काफ़ी एक्सपोज्ड होती हुई दिख रही है वेलिंगटन की बैटिंग। ठीक है, तो एक तरफ एक टीम जिनकी बॉलिंग खराब है बैटिंग सही है, दूसरी तरफ एक टीम जिनकी बैटिंग खराब है बॉलिंग ठीक ठाक है। तो ऐसी टीम के बीच में कल का मैच जो है होने जा रहा है। लेकिन एक जो टीम थोड़ा सा ऑन पेपर वीकर दिख रही होगी आपको, उनके होम ग्राउंड पे मैच होने जा रहा है तो वो एडवांटेज उनको मिल सकता है। बाकी देखते हैं क्या क्या चीज़ है, किसके ऊपर हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। वेदर क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिन रिजर्व वेलिंगटन मैच होने जा रहा है। आखिरी 5 मैचों में वेलिंगटन 3-2 से आगे चल रही है, तो ये फिक्सचर काफ़ी कम्पिटेटिव रहा है, ऐसा एक तरफा फिक्सचर नहीं रहा। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचेस में तो क्या क्या चीज़ हमें देखने मिल रहा है। हम स्टार्ट करते हैं माउंट मांगोनी से, जहाँ पे 2020 में जो मैच हुआ था वहाँ से। तो वेलिंगटन ने यहाँ पर बना था 161, मीडियोकर स्कोर है। 8 विकेट यहाँ पर गिरे थे। लेकिन करंट सिस्टम में आपको कॉनवे जो अवेलेबल नहीं है, वर्मा वो भी अवेलेबल नहीं है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने ये रन चेस कर लिया था। साइफर्ट के कुछ स्कोर्स हैं, बाकी कोई भी अवेलेबल नहीं है। बॉलरों में से न्यूटन आपको दिख जाते हैं, रविंद्र दिख जाते हैं। न्यूटन कल के मैच में खेल सकते हैं, चांसेस कम है लेकिन खेल सकते हैं। क्या है इनका रोल और क्यों मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ वो आगे मैं समझाऊंगा, अभी सुनते रहो बस। तो एक मीडियोकर स्कोर था जहाँ पे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने अपने घर पे हराया वेलिंगटन को चेस करते हुए। मेजर परफॉर्मर्स हमें साइफर्ट और न्यूटन मिले जो थोड़ा बेहतर यहाँ पर करके आए हैं। अगला मैच और पहला मैच वेलिंगटन में हुआ, यहाँ पे भी निशम के परफॉर्मेंसेस थे लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। बाकी रविंद्र फिर से आए, कुगलाइन 1 विकेट, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट चेस नहीं कर पाई, 136 पर वो निपट गई। साइफर्ट देखो, साइफर्ट के बारे में बताने का कोई मतलब नहीं है, साइफर्ट वैसे भी आप लेने ही वाले हो क्योंकि दूसरे टीम के जो कीपर है मैकलॉकलन, उनको लेने का कोई मतलब नहीं है। साइफर्ट ओपनिंग भी कर रहे हैं। बॉलिंग पे वापस से न्यूटन आ गए। ठीक है, बाकी वैन बीक और रविंद्रा कंसिस्टेंट है। रविंद्रा ने ऊपर भी 1 विकेट निकाला हुआ था, बैटिंग से रन नहीं बनाया था भले ही, यहाँ पे बैटिंग से भी परफॉर्म करा, बॉलिंग से भी परफॉर्म करा। और न्यूटन रिपीट हो रहे हैं, साइफर्ट रिपीट हो रहे हैं और वैन बीक यहाँ पर आ गए हैं बॉलिंग के साथ। यहाँ पे नहीं था उनका नाम। अगला मैच माउंट माउंट, अच्छा अभी तक अगर स्कोर्स की बात करें तो वेलिंगटन ने यहाँ पर 188 बनाया जो काफ़ी बड़ा था, ऊपर भी उन्होंने बैटिंग ठीक ठाक करी थी। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग एक मैच में कम हुई रन्स उनकी तरफ से और एक मैच में बेहतर हुई थी। फिर से माउंट मांगोनी पे आ गए हम, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग और यहाँ पर कम होती हुई। साइफर्ट कंसिस्टेंटली यहाँ पर भी स्कोर है उनके, बाकी हैम्पटन है। बॉलिंग पे वापस से निशम, रविंद्रा, वैन बिक रिपीट हो रहे हैं और यंग हस्बैंड यहाँ पर आ गए, निशम अवेलेबल नहीं है। वेलिंगटन ने यहाँ पर और तेज़ बल्लेबाजी करी और यहाँ पर भी मैच जीत लिया। बैटिंग कोलैप्स तो नहीं हुआ नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन उनकी रन जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ठीक है, 160 प्लस था, उसके बाद 130 प्लस, 140 प्लस, यही चल रहा है। वेलिंगटन की बैटिंग अभी तक सही रही है। एलन और रविंद्र यहाँ पर भी बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर रहे थे, बॉलिंग से भी उन्होंने परफॉर्म करा है। तो लगातार तीसरे मैच पे रविंद्र का परफॉर्मेंस आया है। पहले मैच में बैटिंग से नहीं था, उसके बाद लगातार 2 मैच में उन्होंने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करा और कोगेलैंड रिपीट हो रहे हैं। अगला मैच और दूसरा मैच जो वेलिंगटन में हुआ, वेलिंगटन ने वापस से यहाँ पर बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया पहले बैटिंग करके। वापस से एलन चले, कॉनवे यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, एलन भी नहीं है, ब्लंडल भी नहीं है, लेकिन ये हुआ। बाकी बॉलरों में से कुगलैंड जो ऑलरेडी कंसिस्टेंटली दिख रहे थे वो यहाँ पर भी आ गए। जो वाकर जो अवेलेबल है, हैम्पटन, फिशर। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग वापस से खराब रही लेकिन साइफर्ट यहाँ पे कंसिस्टेंटली स्कोर करे जा रहे हैं। ब्रेशवेल, निशम, इनकी निशम की नाम आपने ऊपर भी देखा था। और रविंद्र फिर से देखिए बार बार इनका नाम आया है, बॉलिंग से कंसिस्टेंटली इन्होंने विकेट निकाले हैं, बैटिंग से 2 बार। तो वैसे ही परसेंटेज कैप्टन होने वाले हैं कल के मैच में, तो और यहाँ पर इनके रीज़न भी हमें दिख रहे हैं। ब्रेसवेल, निशम अवेलेबल नहीं है और वेलिंगटन ने वापस से मैच जीत लिया। सेकेंड लास्ट मैच जो हुआ था दोनों टीमों के बीच में, वेलिंगटन की बैटिंग यहाँ पर निपट गई थी 104 पर। निशम ने हालांकि कंट्रीब्यूट करा था। बॉलरों में से वाकर, कुगेलाइन, ये 2 नाम आपको ऊपर दिखे हैं। अनुराग वर्मा अवेलेबल नहीं है, सैंडर अवेलेबल नहीं है, तो ये 2 नाम आपने ऊपर से नोटिस करके रखे हैं।
नॉर्दर्न ऋषि ने यहाँ पर इजीली चेस कर लिया था, इजीली तो नहीं लेकिन चलो चेस कर लिया था। बोल्डो में से देखो फिर से रविंद्र कंसिस्टेंटली हैं, मतलब इनके बारे में अभी ज़्यादा बातें करने का मतलब नहीं बनता क्योंकि ये परसेंटेज कैप्टन होने वाले हैं। लेकिन अगर आप कुछ और सोच भी रहे थे तो इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ पर रिकॉर्ड जो है, लॉजिक जो है, वो पूरी तरीके से रविंद्र का सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी यंग हस्बैंड का भी एक विकेट रहा है। लास्ट मैच जो हुआ था दोनों टीमों के बीच में, और लास्ट मैच इस ग्राउंड पे भी दोनों टीमों के बीच में, वेलिंगटन ने वहाँ पे भी अच्छी बल्लेबाजी करी लेकिन इस बार थोड़ा रन उनका कम हो गया। ऊपर आपने 180 के ऊपर बनते हुए देखा था पहले बैटिंग करके वेलिंगटन में, दोनों ही बार। यहाँ पर विकेट क्योंकि ज़्यादा गिर गए तो रन थोड़ा सा कम बन गया। लेकिन एलन यहाँ पर भी चले थे ब्रेसवेल के साथ। बॉलरों में से साउदी बोल्ट, अभी नोटिस करो इन दोनों का रहना ना रहना क्या डिफरेंस ला रहा था, ठीक है ना। ऊपर आपने देखा कि वेलिंगटन की बैटिंग हर मैच भी अच्छी हुई है, सबसे कम उनका जो बिल्कुल पहले वाले मैच पर 168 के आसपास बना था। उसके बाद बिल्कुल आखिरी मैच पर वो ऑल आउट हुए, और ये पहली दफ़ा है नहीं इसके पहले भी ऑल आउट हुए थे तो वहाँ पे भी सैंडर वगैरह थे, वर्मा थे जो अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद भी मतलब पिछले सीजन में जो 3 मैच हुए, 3 नहीं 2 मैच हुए, दोनों ही बार वेलिंगटन ऑल आउट हुई है। लेकिन उसके अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो दोनों मैचों में जो बॉलर्स ने डोमिनेट करा था, एक में सैंडनर वर्मा 5 विकेट उन्होंने निकाले थे, अगले मैच पर साउदी बोल्ट 5 विकेट उन्होंने निकाले थे, और ये दोनों ही बॉलर्स अवेलेबल नहीं है। बाकी जो वाकर कंसिस्टेंट है, अच्छा यहाँ पर सैंडनर भी थे तो 6 विकेट निकाले देने वाले बॉलर्स नहीं है, जो वाकर कंसिस्टेंट है, ठीक है। नॉर्दर्न ऋषि की बैटिंग यहाँ पर भी थोड़ी बहुत दरकार आई थी लेकिन यहाँ पर उन्होंने मैच जीत लिया। साइफर्ट कंसिस्टेंट इनके स्कोर्स हैं, सैंडनर अवेलेबल नहीं है, कूपर के स्कोर्स हैं। बॉलरों में से निशम आपको कई बार दिख चुके हैं, सीयर्स अवेलेबल नहीं है, निशम भी अवेलेबल नहीं है। बाकी वैन बीक, यंग हस्बैंड और नेथन स्मिथ ने एक एक करके विकेट निकाला हुआ था, ठीक है। तो मामला ये रहा है कि नॉर्दर्न ऋषिज यहाँ पर थोड़ा पीछे ही चल रही है, स्पेशली बैटिंग से। एक ही प्लेयर का नाम आया है, वो है साइफर्ट। कंसिस्टेंटली स्कोर्स हैं, इतना कंसिस्टेंट मैंने इनको जनरली बाकी फिक्चरों में नहीं देखा है, लेकिन कंसिस्टेंटली स्कोर्स हैं। बाकी वेलिंगटन एज ए बैटिंग साइड काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं। लास्ट 2 मैच में वो खाली ऑल आउट हुए हैं, और वो भी जिन बॉलरों की वजह से वो बॉलर्स अवेलेबल नहीं, इंटरनेशनल बॉलर्स रहे थे। लेकिन बात जब डोमेस्टिक प्लेयर्स की होती है तो वेलिंगटन काफ़ी अच्छा टीम दिख रही है इस फिक्चर में, और काफ़ी अच्छा बल्लेबाजी भी वो कर रहे हैं, ठीक है। बॉलिंग से भी वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अगर हम वेलिंगटन वाले मैचेस को थोड़ा ज़्यादा फोकस पर रखें तो 3 मैचेस हमें मिले हैं। यह है पहला मैच, क्या हुआ, वेलिंगटन ने पहले बैटिंग करी, ठीक है। रविंद्रा, कुगेलाइन, साइफर्ट, न्यूटन, वैन बीक, ये 5 प्लेयर्स हमें देखने मिले, और एक तरफा मैच 50 के ऊपर डिफरेंस के साथ वेलिंगटन ने मैच जीत लिया। दूसरे मैच में रहो, वेलिंगटन में जो मैच हुआ, फिर से वेलिंगटन ने पहले बल्लेबाजी करी, 180 के ऊपर स्कोर बनाया, कोई बैट्समैन अवेलेबल नहीं है। कुगेलाइन, वाकर, हैम्पटन, साइफर्ट और रविंद्र, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें 4 प्लेयर्स मिल गए, वाकर, कुगेलाइन, हैम्पटन, रविंद्र रिपीट हो रहे हैं, और साइफर्ट 5 प्लेयर मिल गए। और लास्ट मैच जो हुआ था वेलिंगटन में, जहाँ पर भी वेलिंगटन ने पहले बल्लेबाजी करी, यहाँ पर रन थोड़ा सा कम बन गया जैसे ही वो ऑल आउट हुए। वाकर रिपीट हो रहे हैं, यहाँ से साइफर्ट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। यंग हस्बैंड और वैन बीक यहाँ पर थे, ठीक है, और कूपर के भी कुछ रन थे। तो ये चीज़ें हमें देखने मिली है। इंटरनेशनल बॉलर्स के रहने और ना रहने के ऊपर बहुत डिफरेंस हुआ है। लास्ट जो आपने देखा, नॉर्दर्न ऋषिज 2-3 से मेरे ख्याल से पीछे चल रही थी इस फिक्चर में, बिल्कुल पहले अगर, जी हाँ 2-3 से पीछे चल रही थी, और जो 2 मैच वो जीते हैं वो ये लास्ट सीजन के ही 2 मैचेस हैं जहाँ पर उनके इंटरनेशनल बॉलर्स अवेलेबल थे, या वो बॉलर्स अवेलेबल थे जो करंट सिस्टम में, करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है। अनुराग वर्मा कभी कभी ट्रेंट बोल्ट, कभी टिम साउदी, कभी मिचेल सैंडर, इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है। और जब ये बॉलर्स अवेलेबल नहीं होते हैं तब वेलिंगटन इस फिक्चर में काफ़ी डोमिनेटिंग रही है, ठीक है। वो अलग बात है कि वेलिंगटन की तरफ से जो मेजर परफॉर्मर्स रहे हैं, जैसे कि फिन एलन, जैसे कि जिमी निशम, जैसे कि डेवॉन कॉनवे, ये भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये हुआ है चीज़, तो कल के मैच में ऐसा हम मैच देखने जा रहे हैं जहाँ पर मेजर बहुत सारे परफॉर्मर्स दोनों टीम के लिए जो इफेक्टिव रहे हैं इस फिक्चर में, वो कल के मैच में खेलने वाले नहीं है। तो काफ़ी नया नाम कल के मैच में देखने मिल सकता है, तो उनका ही हमें प्रेडिक्शन करना है कि क्या नाम वो हो सकते हैं। अगर हम समराइजेशन पे आ जाए तो डेवन कॉनवे, माइकल ब्रेसवेल, टॉम ब्लंडल, कोई भी अवेलेबल नहीं है, इनके नाम यहाँ पर थे, छोड़ देते हैं। नॉर्दर्न की तरफ से कोई बताने लायक नहीं है, उनकी बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हुई है इस फिक्चर में, खाली टीम साइफर्ट है, वो आपने देख लिया, और उनके बारे में बताने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि ऑलरेडी वो आपकी टीम में होंगे, क्योंकि और कोई कीपर लेने लायक है नहीं। बॉलिंग पे लेकिन एक नाम है ओली न्यूटन, इनके बारे में कुछ बातें मुझे बतानी है। स्क्वाड में है, चांसेस कम है कल के मैच में खेलेंगे, क्यों कम है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए देख के रखो कि इनके रिकॉर्ड्स अच्छे रहे हैं हेड टू हेड में। अभी हम बात करते हैं ग्राउंड के बारे में। इस ग्राउंड में एक मैच ऑलरेडी हमने कवर करके रखा हुआ है। हमने क्या देखा है इस ग्राउंड में, हमने देखा है कि जनरली इस ग्राउंड पे बहुत रन्स नहीं बनते हैं अनलेस कि आपकी बॉलिंग कुछ मतलब ज़्यादा ही गई गुजरी हो।
ठीक है, ठीक ठाक अगर आपके पास स्पिन अटैक है तो यहाँ पर आप रोक सकते हो। ऊपर हमने मिचेल सैंटनर, जो वाकर जैसे बॉलर्स को सक्सेसफुल होते देखा है, और इधर से रविंद्र यंग हस्बैंड को भी विकेट लेते हुए देखा है। लेकिन अगर आपकी बॉलिंग कतई गई गुजरी है, स्पिन अटैक अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे रन बन भी जाते हैं और वो कभी कभार चेस भी हो जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 170 प्लस यहाँ पर विनेबल टोटल होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं। ठीक है, देखो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बना विलेंडर का मैच हुआ। ठीक है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बैटिंग स्ट्रॉन्ग टीम है, बॉलिंग अच्छी नहीं है, तो उन्होंने 190 बना दिया। कौन देखने को मिलते हैं आपको करंट सिस्टम में? स्मिथ और वैन बीक। ठीक है, वेलिंगटन चेस नहीं कर पाई, लेकिन 176 तक वो भी ले गए। वैन बीक की बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन है, स्मिथ के भी हैं, और ट्रॉय जॉनसन के हैं, पेसर्स का अपर हैंड। अगले मैच में आ जाओ, वेलिंगटन बनाम कैंटरबरी का मैच हुआ। वेलिंगटन बना था 151, 9 विकेट खोकर। रॉबिन्सन, यंग हस्बैंड और वैन बीक रिपीट हो रहे हैं, पेसर्स का अपर हैंड। कैंटरबरी रन को चेस कर गई, यहाँ पे वैन बीक के 2 विकेट्स भी थे। तो वैन बीक अभी तक रिपीट हो रहे हैं दोनों मैच मिलाकर, और दोनों ही मैच यहाँ पर वेलिंगटन हारी है। एक में दोनों ही मैच वो नहीं, एक में बैट फर्स्ट करके वो हारे हैं, एक में चेस करके हारे हैं, एक में लो स्कोरिंग एनकाउंटर से हारे हैं, एक में हाई स्कोरिंग एनकाउंटर में हारे हैं। अगला मैच यहाँ पे ऑकलैंड के साथ मैच हुआ। ऑकलैंड निपट गई 134 पर, निपट नहीं गई, 9 विकेट खोया। वैन बीक तो रिपीट हुए हैं, यंग हस्बैंड, बाकी बेन स्टियर्स अवेलेबल नहीं है, और न्यूटन के भी यहाँ पर 1 विकेट रहे हैं। वेलिंगटन इसको भी चेस नहीं कर पाई। ठीक है, ऊपर रन्स बन रहे थे तब भी वो चेस नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पर रन नहीं बने तब भी वो चेस नहीं कर पाए। ट्रॉय जॉनसन रिपीट हो रहे हैं, चेस करते हुए 2 बार इनका नाम आ चुका है, ब्रेसवेल अवेलेबल नहीं है। पेसर्स के तो थे ही, बाकी स्पिनर्स ने यहाँ पे 5 विकेट निकाल लिया। सेम चीज़ जो आपने यहाँ हेड टू हेड में भी देखा था, जहाँ पे जो वाकर, मिचेल सैंटनर से विकेट निकाले थे, तो वही है कि अगर आपके पास यहाँ पर अच्छा खासा स्पिन अटैक है ना, ऑकलैंड की बैटिंग तो वैसे भी खराब है, वो आप अभी भी इस सीजन में भी देख सकते हो। लेकिन वेलिंगटन जो अच्छा खासा बैटिंग कर रही थी, वो भी यहाँ पर अटक गई जैसे ही सामने वाली टीम ने स्पिन चलाया। ठीक है, तो अगर आपके पास अच्छे खासे स्पिनर्स हैं, स्पेशली लेग स्पिनर्स हैं, आदित्य अशोक ने यहाँ पर जैसे परफॉर्म करा हुआ था ऑकलैंड की तरफ से, तो आप यहाँ पे इफेक्टिव हो सकते हो, ये यहाँ पर दिख रहा है बराबर। अगला मैच आ जाओ, ओटागो बनाम वेलिंगटन का मैच हुआ। ओटागो ने बनाया 157 रन, जहाँ पे ब्रेसवेल अवेलेबल नहीं है। यंग हस्बैंड, वैन बीक कंसिस्टेंट है। वेलिंगटन ने इजीली चेस कर लिया, जहाँ पर स्पिनर के 2 विकेट तो थे, लेकिन एलन ने अकेले ही मैच खत्म कर दिया था। पिछले सीजन का जो आखिरी मैच था, वेलिंगटन ने बनाया था 167, जो आपने ऊपर देखा, जहाँ पे भी हमें एलन दिख जाते हैं पेसर्स के साथ। स्पिनर्स के 5 विकेट, स्पिनर्स नंबर में कम होते हैं, याद रखना। और बॉलरों में से आपको यंग हस्बैंड, वैन बीक और साथ में नेथन स्मिथ के भी विकेट्स दिख जाते हैं। और लास्ट मैच जो इस सीजन का पहला मैच था, 152 बनाया था वेलिंगटन ने। रविंद्र के स्कोर थे, स्पिनर्स के भी यहाँ पर 3 विकेट रहे हैं, जो कि ओटागो के होकर जो स्पिनर्स रहे होंगे, फॉक्सट्रॉट वगैरह, उन्होंने निकाला होगा। लेकिन ओटागो उस रन को चेस भी नहीं कर पाई। कैसे नहीं चेस कर पाई? जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पर वैन बीक है, यंग हस्बैंड है, नेथन स्मिथ है, वही 3 नाम ये रिपीट हो रहे हैं, बाकी मिलने के भी थे। ठीक है, 2 विकेट्स। तो यही मैं बताना चाहता था कि जनरली 170 प्लस यहाँ पर विनेबल टोटल होता है। 170 प्लस बहुत ही ज़्यादा भी हो जाता है कभी कभार, नहीं तो अगर आपके पास बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है तो 190 भी हमने बनते हुए देखा है। लेकिन अगर आपने नोटिस करी होगी तो उसके बाद से ग्रेजुअली रन कम ही बने हैं। इवन लास्ट कुछ मैचेस में 152 डिफेंड हुआ। उसके बाद ये वाला मैच छोड़ दो, ये तो मतलब ज़्यादा ही हो गया था 170 के आसपास। यहाँ पर 150 सेम, अच्छा 167 यहाँ पर चेज़ हुआ था लास्ट ओवर में जाके। यहाँ पर 157 ये भी चेज़ हुआ था वेलिंगटन की तरफ से। यहाँ पे हमने 134 डिफेंड होते हुए देखा है। उसके बाद यहाँ पे 151 चेज़ हो गया था, 190 यहाँ पर डिफेंड हो गया है। तो 190 तक तो जाने की ज़रूरत जनरली पड़ती है। ये 170 यहाँ पर डिफेंडेबल टोटल हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा ख़राब बॉलिंग नहीं है तो। जैसे कि नॉर्दर्न ईस्ट की भी बॉलिंग जो है काफ़ी ख़राब दिख रही है, तो वो शायद इतना रन बना भी देते हैं तब भी जो वो चेज़ हो सकता है, लेकिन सामने वाली टीम की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो वो भी एक बात है। अच्छा, तो ये चीज़ें रही हैं। 3 नाम हमने यहाँ से नोटिस करे हैं जो करंट स्कोर में अवेलेबल है, वैन बीक, यंग हस्बैंड और नेथन स्मिथ। बैटिंग में ट्रॉय जॉनसन हमने देखा है चेस करते हुए, 2 बार नाम आए हैं इनका। बाकी तो देखो ज़्यादा कोई अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, तो अभी कुछ प्लेयर्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जो लॉन्गर फॉर्मेट में अच्छा करके आए हैं, मतलब 4 ट्रॉफी में, 50 ओवर फॉर्मेट में, तो उनके बारे में ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो ये हो गई ग्राउंड की बातें, हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है। आई होप आपने सब कुछ सही समझ लिया होगा। अभी हम आ जाते हैं और यहाँ पर बातें कर लेते हैं प्लेइंग यूनिट के बारे में। नॉर्दर्न की तरफ से जो प्लेइंग यूनिट चेंज होगा वो है कि मिचेल सैंटनर नहीं खेलेंगे। अभी मिचेल सैंटनर के जगह पे उन्होंने फ्रेडी वॉकर को रखा है, और जो कार्टर भी नहीं खेलेंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि जो कार्टर के जगह पे आपको बोकॉक खेलते हुए दिख जाए। अभी बोकॉक तो एक बैटिंग ऑप्शन हो जाएंगे, लेकिन अगर बोकॉक खेलते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो कीपिंग भी करें। ठीक है, और साइफर्ट को एकदम प्रॉपर बैट्समैन की तरह खिलाया जाए, तो वो तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा भी इनके पास जैक गिब्सन का ऑप्शन है, जो मुझे स्पेस तो नहीं दिख रहा, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास कोकेलाइन है, क्रिश्चियन क्लार्क है, ब्रेट हैम्पटन है,
3 पेसर्स हैं। तो अगर टीम एक्स्ट्रा पेसर खिलाना चाहती है तो जैक गिब्सन का ऑप्शन बन सकता है, और अगर टीम स्पिन का ऑप्शन लाना चाहती है सैंटनर के जगह पे जो है, तो फ्रेडी वाकर का भी ऑप्शन है। फ्रेडी वाकर ने पिछले सीजन में 2-3 मैच खेले थे और हर मैच विकेट निकाला हुआ था। वैसे ज़्यादा उनको मौके मिलते नहीं, लेकिन जब भी मिला है इन्होंने अच्छा करा है। और जो वाकर का तो आपने देख ही लिया, साथ में टीम प्रिंगल भी है, तो 3 स्पिनर्स इनके पास अवेलेबल होंगे। इनमें से कुछ प्लेयर्स के बारे में बताता हूँ। तो साइफर्ट तो हैं, वो आपको तो लेके चलना ही पड़ेगा। इस सीजन में जो 4 ट्रॉफी के मैचेस हुए थे और इस ग्राउंड पे जो मैच हुआ था, वहाँ पे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट टीम जीती थी और एक हाई स्कोरिंग इनकाउंटर हुआ था। उस मैच में ये जो टॉप 3 आपको दिख रहे हैं, साइफर्ट, कैटन क्लार्क और रवाल, इसके इन तीनों ने अच्छा परफॉर्मेंस करा था। इसके अलावा हेनरी कूपर जो इस फिक्चर में काफ़ी अच्छा करते हैं, इनके परफॉर्मेंसेस भी थे। अभी लास्ट मैच में मैंने हेनरी कूपर के बारे में बताया हुआ था, लेकिन आपने नोटिस करी होगी जब वो बैटिंग करने आए थे तो ज़्यादा बॉल बाकी नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए हम जज नहीं कर सकते उस चीज़ को, लेकिन इस फिक्चर में भी इनके रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे हैं। और एक और मैच जो हुआ था, ये तो था वेलिंगटन वाला मैच, जहाँ पे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट एक हाई स्कोरिंग इनकाउंटर उन्होंने खड़ा किया था। इन तीनों के अलावा कूपर के इन चारों के परफॉर्मेंसेस थे। हैम्पटन ने भी काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड होल्ड करके रखे हुए हैं और अब हैम्पटन का रोल भी बढ़ रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा पेसर का रोल निभाना पड़ रहा है इनको। तो इन पाँचों के रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे रहे और पाँचों ने परफॉर्म भी करा था वेलिंगटन वाले मैच पे, ठीक है। और एक और मैच जो हुआ था मेरे ख्याल से माउंट मांगनुई या फिर ऐसा कहीं पे होगा, जहाँ पे वेलिंगटन जीती थी। तो वहाँ पे नॉर्दर्न ईस्ट की बैटिंग उतनी अच्छी तो नहीं हुई थी, लेकिन वहाँ पे भी हमें जो परफॉर्मर्स देखने मिले थे, वहाँ से कैटन क्लार्क, कूपर और हैम्पटन रिपीट हो रहे हैं। तो ये तीनों के रिकॉर्ड्स जो हैं काफ़ी डिसेंट है इस टीम के अगेंस्ट में। जीत रवाल वन आउट प्लेयर हैं, कभी कभार चलते हैं कभी कभार नहीं चलते हैं। तो ये 4 प्लेयर्स थोड़े बहुत नाम आपको दिख जाते हैं अगर हम फिक्सचर्स की बात करें। और कैटन क्लार्क ने रिसेंटली जितने मैचेस हुए हैं उन्होंने रन बनाए हैं। और टीम साइफर तो वैसे भी आपके लिए डिफॉल्ट पिक हो जाते हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। इसके अलावा कुगलैंड कंसिस्टेंट है, आपने देख लिया, हमेशा ही विकेट लेते हैं। हालांकि उनमें वो बात तो नहीं रही, लेकिन हम एक आध विकेट की ही बात यहाँ पे कर रहे हैं। क्रिश्चियन क्लार्क को लास्ट मैच में डेथ ओवर की बॉलिंग मिली थी, रन तो भले ही पड़े होंगे, लेकिन 2 विकेट उन्होंने निकाला था। ऑलराउंडर सेक्शन में होंगे, लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन देखते हैं हम आगे। बाकी टीम प्रिंगल डिफेंसिव बॉलर हैं, इकोनॉमी के बोनस देके जाते हैं, विकेट एक आध ज़रूर निकाल लेके देते हैं, लेकिन इतना कुछ इफेक्टिव नहीं है फैंटेसी की तरफ से बात करें तो। जो वाकर हमारे टीम में ज़रूर से होंगे, इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी डिसेंट है। रिसेंटली 4 ट्रॉफी के मैचेस भी अच्छा करा है। फ्रेडी वाकर, अगर आप एक्स्ट्रा स्पिन ऑप्शन देखना चाहते हो तो वो आपको कैसे पता चलेगा स्पिन चल रहा है या नहीं ज़्यादा, तो वो वुमेन वाला मैच फॉलो कर लेना, क्या बोल रहे हैं पिच के क्यूर कमेंटेटर्स जो हैं मैच के, वो क्या बोल रहे हैं देख लेना। अगर आपको एक्स्ट्रा स्पिनर ऑप्शन चाहिए तो फ्रेडी वाकर से जा सकते हो। फ्रेडी वाकर और टीम प्रिंगल में डिफरेंस ये है कि टीम प्रिंगल थोड़ा डिफेंसिव माइंडसेट का बॉलर है, वो ज़्यादा विकेट शायद नहीं निकाल के दें, लेकिन इकोनॉमी के बोनस देखे जाएंगे और लाइन लेंथ काफ़ी सही रहती है, तो ये बोल्ड और LBW के चांसेस ज़्यादा निकालते हैं। लेकिन फ्रेडी वाकर अटैकिंग बॉलर है, रन भले ही देके जाएं, लेकिन ये विकेट निकालने की चांसेस ज़्यादा बना के रखते हैं, ठीक है। तो जो प्लेयर्स आपकी टीम में ज़रूर से होने चाहिए, साइफर्ट, क्लार्क, रवाल, कूपर, अगर आप स्पेस मैनेज कर पाओ बिल्कुल इनको कंसीडर करना। हैम्पटन वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, रिकॉर्ड्स भी डिसेंट है और अभी तो इनका रोल भी बढ़ने वाला है। कुगलैंड और नीचे से जो वाकर, ठीक है। तो ये 7 हमारे लिए ऑप्शंस जो है हो गए। यहाँ पर आप अगर ऑल्टरनेट करना चाहो तो फ्रेडी वाकर या क्रिश्चियन क्लार्क को दे सकते हो कुगलैंड के जगह पे। अभी बात करते हैं एक वेलिंगटन के बारे में। तो पॉसिबिलिटी है कि टिम रॉबिन्सन ओपनिंग करे निक केली के साथ। निक केली अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने आने वाले हैं। इनका थोड़ा वन आउट रहा है, कभी कभार चले हैं कभी कभार नहीं, और ये मतलब वही फैक्टर इनके लिए काम करता है। जब वो ओटागो के होकर भी खेलते थे तब भी ये चीज़ मैंने नोटिस करी है, कभी कभार चले हैं, और जब चले हैं काफ़ी लंबा खींचा है इन्होंने, और नहीं तो काफ़ी सस्ते में निपट गए हैं। टिम रॉबिन्सन ओपनिंग कर सकते हैं, हार्ड हिटर बैटिंग ऑप्शन है, और ये जब तक खेलेंगे मारेंगे ये इनका मेंटालिटी रहता है, लेकिन कब तक खेलेंगे वही बात है। लास्ट सीजन में भी कुछ मैचेस में उन्होंने ओपनिंग करी थी, इन खास इफेक्टिव नहीं हो पाए थे। ट्रॉय जॉनसन हमने देखा चेस में बेहतर कर रहे हैं। रविंद्र वैसे ही मस्ट हैव है, लोगन वैन विक मस्ट हैव है। यंग हस्बैंड भी आपको लेकर चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव हो रहे हैं। अभी नीचे से स्नेडन, मैकपीक और ओली न्यूटन या फिर दुवान बिश्वका के जगह पे कोई एक है। दुवान बिश्वका चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि फिन एलन के जगह पे इनको रखा गया है स्क्वाड में। खास कुछ इन्होंने करा नहीं है, लेकिन वो एक स्लॉट भरने के लिए इनको ओपनिंग पे भेजा जा सकता है। मैंने कुछ खास इनका देखा नहीं, बॉलिंग भी करा सकते हैं लेकिन ना भी बॉलिंग से ना तो बैटिंग से, मैंने कहीं से भी इनका कुछ खास नहीं देखा है। ओली न्यूटन और मैकपीक, इन दोनों के रिकॉर्ड्स बहुत ही अच्छा है। आपने अगर नोटिस करी होगी 4 ट्रॉफी में ओली न्यूटन का तो T20 भी अच्छा है, मैकपीक को ज़्यादा मौके नहीं मिले हैं, लेकिन इनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे रहे हैं अगर मैं 4 ट्रॉफी की बात करूं तो। और इन्होंने बंचेस में विकेट निकाल के रखे हुए हैं, 4 विकेट 5 विकेट करके निकाल के रखे हुए हैं। बेन सीयर्स भी थे, उनके भी रिकॉर्ड्स अच्छे थे, लेकिन करंटली जो अवेलेबल हैं इन दोनों के रिकॉर्ड्स काफ़ी डिसेंट हैं। ओली न्यूटन का तो T20 में भी अच्छा है,
लेकिन इनको ज़्यादा मौके नहीं मिलते हैं, इसीलिए इनका नाम आपने नहीं देखा होगा और शायद लोग इनकी तरफ जाएंगे भी नहीं। लेकिन ये एक चीज़ है। और अभी क्योंकि देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो वैन बीक आपके लिए हो गए डेथ ओवर के बॉलर। उसके बाद ये जो दूसरा बॉलिंग का स्लॉट है, यहाँ पे कंफ्यूज हो रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। विलिंगटन की तरफ से एडम मिलने थे तो वो तो काम करते थे स्लॉट में बॉलिंग कराने का डेथ ओवर में, लेकिन अभी वो क्योंकि नहीं है तो ये जगह किसी को भी मिल रहा है। नेथन स्मिथ पे उतना भरोसा नहीं किया जा सकता बॉलिंग पे, भले ही वो विकेट निकाल के थे। तो इन बॉलर्स के ऊपर, चाहे वो मैकपीक हो चाहे वो न्यूटन हो, जो भी हो, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती है। तो इनमें से जो भी खेलेंगे एक कंसिडर करने वाले ऑप्शंस आपके लिए बनने चाहिए, ठीक है। बाकी देखो, बैटिंग में निक के लिए एक ऑप्शन है, परसेंटेज ज़्यादा होगा, आप इनकी तरफ जा सकते हो। ट्रॉय जॉनसन अगर चेस कर रहे हैं, देख सकते हो आप, मैं कोई खास प्रेफरेंस नहीं दूंगा। टिम रॉबिन्सन मेरे को नहीं लग रहा स्मॉलिंग में ले पाओगे। रचिन रविंद्रा वैसे भी परसेंटेज कैप्टन होने वाले हैं, तो रचिन रविंद्रा, वैन बीक, यंग हस्बैंड, ये तीन हो गए मस्ट है। और निक के लिए शायद लोग जाएंगे चौथे प्लेयर के तौर पे। इसके अलावा वो मैकपीक और न्यूटन का मैंने बता दिया, वहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। और नेथन स्मिथ मुझे लगता नहीं, क्योंकि वैसे भी ऑलराउंडर सेक्शन में और भी ऑप्शंस हैं, क्रिश्चियन क्लार्क हैं जिनको हम मैनेज नहीं कर पा रहे। तो नेथन स्मिथ का तो और भी ऑप्शन चांस कम बनता है, लेकिन देखते हैं हम क्या कर पाते हैं जब हम टीम बनाएंगे। लेकिन अभी से तो यही समझ में आ रहा है कि 4 ऑलराउंडर्स तो हमें लेकर चलने पड़ेंगे इस मैच में भी, ठीक है ना। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें तो साइफर्ड और हैम्पटन के आसपास लोग जा सकते हैं। हैम्पटन क्योंकि प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह यूज़ हो रहे हैं, कल के मैच में सैंटन भी नहीं खेलेंगे तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। उसके बाद रवाल, कटरने क्लार्क और कुगलैंड या जो कार्टर में से आप देख सकते हो, जो वाकर में से, कार्टर बोल रहा हूँ मैं, जो वाकर में से बॉलरों में से, और हेनरी कूपर जिनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर उनको प्रॉपर बैटिंग मौके मिल गए तो उम्मीद कर सकते हैं आप कि ये कुछ रन बना के जाएंगे। लास्ट जो हेड टू हेड हुआ था T20 में, वहाँ पर भी उन्होंने स्टार्ट लिया था, रनआउट हो गए थे। तो देखना पड़ेगा क्या करते हैं। फोर्थ ट्रॉफी में तो दोनों ही मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा था। विलियन की तरफ से रविंद्र, वैन बीक के आसपास लोग जा सकते हैं। उसके बाद नेथन स्मिथ, निक केली, विलियन इसकी में यंग हस्बैंड और मैकपीक, न्यूटन, जो बॉलर्स का मैंने बता दिया, उनमें से आप देख सकते हो। अच्छा, तो ये 8 प्लेयर्स मैंने रख रखे हैं जो मेरे टीम में आपको दिख जाएंगे। अभी ऑलराउंडर सेक्शन में ये 3 हैं, बाकी दोनों के लिए नेथन स्मिथ और क्रिश्चियन क्लार्क के आसपास लोग जा सकते हैं। हैम्पटन का परसेंटेज कम है, लेकिन मुझे उम्मीद है लोग अगर 4 ऑलराउंडर्स लेंगे ना तो हैम्पटन की तरफ लोग ज़रूर जाएंगे, ठीक है। अगर आपको चौथा ऑलराउंडर लेना है, क्रिश्चियन क्लार्क बॉलिंग फर्स्ट में, नेथन स्मिथ अगर वो बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं, तो ये मतलब वही सीन बन गया। तो इन दोनों में से किसी एक को ले लेना, ठीक है ना। वो जो आपका है, नेथन स्मिथ के ऊपर मैं ज़्यादा प्रायोरिटी इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि इस ग्राउंड पे वो कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है। और क्योंकि थोड़ी सी बैटिंग ख़राब दिख रही है वेलिंगटन की, तो इनके पास क्या पता बैटिंग भी आ जाए, ठीक है। तो मैं शायद नेथन स्मिथ के साथ चला जाऊँ। बैटिंग में दो ऑप्शन हैं, ट्रॉय जॉनसन और हेनरी कूपर। बाकी देखो, कार्टर नहीं है, निक केली थोड़ा इनकन्सिस्टेंट है। बाकी सेफ जाना चाहता हूँ तो निक केली का तो है ही, मैं उनके अलावा बता रहा हूँ। फिन एलन नहीं है, कार्टर नहीं है। ट्रॉय जॉनसन, हेनरी कूपर में से किसी को देख सकते हो। ट्रॉय जॉनसन अगर आप ले रहे हो तो चेज में लेना, चेज में बेहतर कर रहे हैं। और हेनरी कूपर आप वैसे भी ले सकते हो क्योंकि अभी ये नंबर 4 तक इनको बैटिंग मिल जाएगी। और अगर आप हेनरी कूपर लेते हो तो आपके पास प्रॉपर 4 बैट्समैन हो जाएंगे, टॉप 4 जो बैट्समैन हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर बॉलरों में से कुगलैंड की तरफ लोग जा रहे हैं, कुगलैंड की तरफ आप भी जा सकते हो, कंसिस्टेंट है ये, तो ये आप कर सकते हो। तो ऐसा भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, या फिर जो मैंने बता दिया, न्यूटन और यहाँ पे मैकपीक है, ठीक है। मैकपीक लास्ट मैच खेले भी थे, कुछ खास वो कर नहीं पाए थे, तो इन दोनों में से भी आप देख सकते हो अगर आप बड़ी लीग खेल रहे हो या फिर कोई रिस्क लेना चाहते हो तो। मैकपीक के T20 में कुछ वैसे नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ फोर्थ ट्रॉफी में तो वहाँ पर बहुत विकेट्स निकाले हैं इन्होंने। और न्यूटन के तो T20 में भी है, फोर्थ ट्रॉफी में भी है। तो ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे मैंने खाली कूपर का रिस्क लिया है, कूपर की जगह पे जनता जो है केली के साथ जाएगी। हाँ, तो वो आप देख लेना, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप वो सेफ जा सकते हो। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें तो रविंद्रा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई दिक्कत होना चाहिए। रिकॉर्ड्स भी डिसेंट है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, परसेंटेज कैप्टन भी होने वाले हैं, तो बिल्कुल जाओ। वाइस कैप्टनसी के लिए वैन बीक के साथ जा सकते हो। अगर नॉर्दर्न की तरफ से बात करें तो साइफर्ट तो पहले ऑप्शन बन जाते हैं। रिस्की ज़रूर है, इनकन्सिस्टेंट होते हैं क्योंकि, लेकिन इस फिक्चर में अच्छा कर रहे हैं और रिसेंटली भी अच्छा परफॉर्मेंस आया है इनका। और ब्रेट हैम्पटन। इसके अलावा दो नाम होंगे जिनके ऊपर मैं आपको कहूँगा कि अगर आप बड़ी लीग खेल रहे हो तो कोशिश करना। तो एक है कटरने क्लार्क और दूसरे हैं जो वाकर, ठीक है। तो इन दोनों पे अगर आप चाहो तो देख सकते हो। और अगर न्यूटन, वो मैकपिक का जो मैंने बता दिया, वो बड़ी लीग खेल रहे हो, एक आध टीम में कैप्टन बना के भूल जाना, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।